चलो चलिए देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो हम पढ़ने वाले हैं, पहली चीज इसका तीव्रता से रिलेटेड होता है परिमाण। तीव्रता से रिलेटेड होता है परिमाण। तो किसी भी आवेश के कारण किसी भी आवेश का प्रभाव कितना होता है, इसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो यहाँ लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर या किसी आवेश के कारण, किसी आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, किसी आवेश के कारण मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला, परीक्षण आवेश जो होता है या परीक्षण धनावेश भी कहते हैं इसको, परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यानी कि तीव्रता से रिलेटेड क्या होता है, परिमाण। यानी कि किसी भी आवेश का परिमाण होता कितना है, किसी भी आवेश का प्रभाव कितना होता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। यानी कि किसी भी आवेश के कारण किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण धनावेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। चलिए, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बाई क्यू या ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। तो किसी आवेश के कारण किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। अच्छा, इसका मात्रक अगर हम बात करें तो एफ यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन, और क्यू यानी कि कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है। यानी कि तीव्रता में जो दिशा होती है ना, जो तीव्रता में जो दिशा होती है वो हमेशा दिशा किधर होगी, ध्यान देना। अभी हम इसको जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। जब हम वैद्युत द्विध्रुव स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिटेल में इसको हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ चीजें। वैद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता की अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे मान लो आवेश है, इस आवेश का अपना प्रभाव कहीं ना कहीं, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं तक होगा। तो हम परीक्षण धनावेश को अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं, हम परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अगर भीतर रखते हैं, तो परीक्षण धनावेश जो होता है इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ध्यान देना, इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। यानी कि परीक्षण धनावेश का मतलब यहाँ पर है टेस्ट चार्ज ना, टेस्ट चार्ज। यानी कि जो परीक्षण होता है ना, अगर हम किसी भी चीज का परीक्षण करेंगे तो उस वस्तु का बहुत हम छोटी सी इकाई लेंगे। अगर किसी भी चीज का हमें परीक्षण करना हुआ, किसी भी चीज का, तो परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटी सी, जैसे किसी चीज को हमें क्या करते हैं, चखते हैं, तो उसके लिए हम बहुत छोटा पैमाना लेते हैं। ऐसा है ना कि पूरा पूरा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हमें चखना हुआ तो पूरा पूरा उसको क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता। तो टेस्ट चार्ज के लिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटा आवेश, यानी इतना छोटा आवेश, इसका खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसीलिए परीक्षण के लिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं।
इतना छोटा कि उसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। जब उसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तो यह आवेश इस पर बल नहीं लगा पाएगा ना, ये आवेश इस पर बल नहीं लगा पाएगा। ये अपने आप में क्या है, बहुत छोटा है, क्योंकि बल लगाने के लिए वैद्युत बल रेखाएं होना जरूरी है, और ये अपने आप में क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि इसको हम नगण्य मान लेते हैं। बहुत समझ में आई। चलिए, तो क्या होगा, इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर हम इसको रखे हैं तो जो भी प्रभाव होगा केवल और केवल इसका होगा ना, केवल केवल इसी का होगा। तो एकांक परीक्षण आवेश के लिए हम क्या करेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश के लिए हम खुद का जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसका अपने आप में क्या होता है, नगण्य होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए हम इसके बीच की हम दूरी ले लेते हैं। इसकी दूरी कितनी है, r है। इसकी दूरी हम मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश से जो परीक्षण धनावेश की जो दूरी है वो कितनी है, Q0। तो इस पर जो लगने वाला जो बल होगा, इस पर जो लगने वाला बल होगा हम निकालते हैं कूलाम के अनुसार। तो कूलाम के अनुसार हम इस पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो क्या होगा, F बराबर दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हम ले लिए हैं r। चलिए, तो इस आवेश का इस पर जो लगने वाला बल होगा क्या होगा, 1/4πε0 q इंटू Q0 बटे में क्या हो जाएगा, r²। तो यह बराबर होगा 1/4πε0 q इंटू Q0 बटे में क्या हो जाएगा, r²। जो बल है हमारा वो बल कितना है, इतना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि E बराबर F बटा Q0, E बराबर F बटा Q0। चलिए, तो E बराबर F बटा Q0 जो है, तो F का मान कितना है, F का मान है 1/4πε0 q इंटू Q0 बटे में r² बटे में क्या हो जाएगा, Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा E बराबर 1/4πε0 q बटा r²। चलिए, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इक्वल टू 1/4πε0 q बटा r²। अब देखिए, अब यहाँ से हम समझते हैं कि इसको हम टेस्ट चार्ज वाकई में क्यों लिए। अब हमें किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वाकई में यह एक बिंदु का काम करेगा, न कि बिंदु आवेश का। यानी कि इसका वाकई में इतना प्रभाव नगण्य है, इसका प्रभाव वाकई में इतना नगण्य है कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर हम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं, जो कि E बराबर 1/4πε0 q बटा r² है। यानी कि अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर निकालना है तो हम इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में के परिभाषित करने के लिए हम परीक्षण धनावेश को क्यों लेते हैं, अगर आपको कहीं अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि अगर कहीं दिक्कत अगर आपको समझ में आ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर इस जगह हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसको और डिटेल में समझा देंगे। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई, तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम मूल बिंदु पर एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश रख लेते हैं, मूल बिंदु से 10 माइक्रोकूलम का आवेश रख लेते हैं, और इस मूल बिंदु से हम 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं P है, और x अक्ष से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है, यानी कि इसका निर्देशांक हम लिख सकते हैं तब 1 मीटर, 0 यहाँ पर कोई बिंदु है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम कह सकते हैं 10 माइक्रोकूलम का मतलब 10 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा, 10 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E = 1/4πε0 q बटे में r², E = 1/4πε0 9 × 10⁻9 q का मान कितना है, 10 × 10⁻6 बटे में r यानी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर रख देंगे 1 का वर्ग। तो देख सकते हैं 10⁻9 और 1 10 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻6 तो हो जाएगा 10⁻6 से 10⁻6 घट जाएगा, तो 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर आया 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस बिंदु आवेश से ना, ये वाकई में 10 × 10⁻6 कूलम है, तो बिंदु आवेश हुआ।
तो यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका क्या आंसर आया, 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब जिसके दो ध्रुव हो। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। ध्रुव का अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, पोल बोलते हैं। तो दो ध्रुव ना, यानी द्विध्रुव का मतलब जिसके वाकई में दो ध्रुव होते हैं। द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि जिसके वास्तव में दो ध्रुव होते हैं ना। और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत का भी दो ध्रुव होंगे ना। एक धनावेश होगा तो एक ऋणावेश होगा, एक धनावेश होगा तो एक ऋणावेश होगा। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की अगर मैं डिफिनेशन से पहले अगर हम बात करें, जैसे दो ध्रुव का मतलब क्या होता है, दो ध्रुव का मतलब जैसे अगर मैं पृथ्वी की अगर हम अक्ष पर अगर हम ध्रुव की बात करें, तो एक होता है उत्तरी ध्रुव होता है, एक होता है दक्षिणी ध्रुव ना। यानी उसके भी दो ध्रुव होंगे ना, दोनों क्या होंगे, विपरीत होंगे, उत्तरी दक्षिणी। तो दोनों ध्रुव क्या होंगे, अलग अलग होंगे ना। दोनों ध्रुव क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ध्रुव का मतलब जब भी बात होगा वो दो चीजें से होगा ना, दो परिमाणों से होगा। बात समझ में, दोनों अलग अलग चीजें होंगी। अगर हम देखा जाए तो चुंबक की अगर मैं बात करूं तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ना। अगर हम देखा जाए तो अगर हम केमिस्ट्री में अगर आए ना, तो HCl, तो HCl में भी देखा जाए तो दो ध्रुव होते हैं, एक H+ होता है, एक Cl- ना। तो HCl जब हम आपको पढ़ाएंगे संधारित्र, तो वहां पर संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसका जो ध्रुवण होता है, तो वहां पर भी हम आपको समझाएंगे। वहां पर परावैद्युत पदार्थ रखने पर ध्रुवण किस प्रकार हो जाता है, तो वहां पर हम आपको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी हमें वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, यहाँ पर हमें अभी वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, तो इसको हम देख लेते हैं। वहां पर और अच्छे सारी चीजें क्लियर होंगी। हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो कि हमने आपको पहले ही लेक्चर में समझा दिया था। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो देखा जाए तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से, विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं ना। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यही निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यही निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यह निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। दो समान परिमाण मतलब दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए ना। और विपरीत प्रकृति का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक धनावेश होगा तो एक ऋणावेश होगा ना। और इसी से रिलेटेड जो हमारा निकाय बनेगा, वही निकाय हमारा क्या कहलाएगा, द्विध्रुव कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कहा, अल्प दूरी का मतलब ये होता है कि दोनों ध्रुवों के बीच में जितनी कम से कम दूरी हो सके ना, जितनी कम से कम दूरी हो सके वही दूरी होगी। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे, तो यही निकाय क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। परिमाण के रूप में ये Q है, ये भी Q है। अच्छा, हम इसको अगर प्लस चिन्ह हटा दें तो दो समान परिमाण हो गया, जो कि आप देख रहे हैं विपरीत प्रकृति, मतलब एक को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो ना। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे, तो यही निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अल्प दूरी का मतलब यहाँ पर है इनके बीच की दूरी हम 2l ले लेते हैं ना, इनके बीच की दूरी हम क्या ले लेते हैं, 2l ले लेते हैं। तो यही निकाय क्या कहलाएगा हमारा, यही निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। यही निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा।
तो दो समान परिमाण ना, आप देख सकते हैं दोनों का परिमाण समान है। परिमाण, परिमाण का मतलब केवल और केवल संख्या से लिया जाता है ना, उसकी मात्रा से लिया जाता है। परिमाण का रिलेटेड उसके चिन्ह से नहीं होता, ठीक है। तो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होंगे, तो यही निकाय हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। यही निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा ना, यही निकाय कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया। ये केवल मैंने वैद्युत द्विध्रुव के विषय में बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आपके सामने है। चलिए, अब अगला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, टर्कीव ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, टर्कीव ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चलिए देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अभी मैंने द्विध्रुव के विषय में बताया ना, तो ध्यान देना, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनकी बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ध्यान से समझिएगा, दोनों आवेशों में से, डिफिनीशन रटना नहीं, समझना है, ठीक है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण ना, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए, डिफिनीशन हम बोल देते हैं। अगर हैंडराइटिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप डिफिनीशन को सुनते रहिएगा, मैं बोल देता हूं। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान देना, द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित, किससे, पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर हम परिभाषा से अगर बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को, तो मैंने बनाया था ना, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l ना, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, चिन्ह नहीं परिमाण, तो परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के रूप में 2l ही क्यों लिया गया, अल्प दूरी के रूप में 2l ही क्यों लिया गया। आप बुकों में आप यही 2l ही देखेंगे, इसलिए सामान्यतः इसको 2l से ही प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर दूरी के रूप में 2l ही क्यों लिया गया, l क्यों नहीं लिया गया, x क्यों नहीं लिया गया, इसलिए क्योंकि अभी आप द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ोगे तो वहाँ पर हल करने में बहुत आसानी होती है, इसीलिए 2l ही लिया जाता है। अगर हम l ले लेंगे तो इसके मीडियन पॉइंट से अगर हम देखेंगे, अगर हम l ले लेंगे तो यहाँ भी l/2, यहाँ पर l/2 करना पड़ेगा, ठीक है। और 2l अगर रहेगा, अगर 2l यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर l, यहाँ पर l, तो सोल्यूशन जो होगा हमारा वो सिंपल रहेगा। यानी कि द्विध्रुव के बीच की दूरी में, जब प्रश्न में द्विध्रुव के बीच की जो दूरी देती है, द्विध्रुव के बीच की जो दूरी देती है, तो दूरी से यही निष्कर्ष निकलता है, दूरी से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी दूरी दिया जाएगा वही पूरा मान 2l की जगह हम रखेंगे, किसके जगह, 2l की जगह। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम क्या कहेंगे, P = 2ql। अच्छा, यह एक सदिश राशि, इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। जो द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी दिशा जो होगी माइनस से प्लस की ओर होगी ना। अच्छा, यह एक क्या है, सदिश राशि है भाई, दिशा है तो सदिश राशि होगी ना, दिशा है तो सदिश राशि होगी। चलिए, तो यह एक सदिश राशि है, यह क्या, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक अगर हम निकालें सूत्र से, तो इसका मात्रक क्या होगा, बताओ, P = 2ql ना, दो संख्या है तो Q मतलब क्या होगा, कूलाम हो जाएगा, तो कूलाम ना, और l मतलब क्या, मीटर, तो कूलाम मीटर। इसका जो मात्रक होगा कूलाम मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। अच्छा, अगर इसकी बीमा की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बीमा की बात करें, चलिए द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, P की बीमा, द्विध्रुव की बीमा क्या होगा, चलिए
क्यू यानी क्या है बताओ, आवेश। तो आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होती है। और यल की बीमा मतलब मीटर की बीमा यल, तो इसको हम लिख सकते हैं पी की बीमा ना एल टी ए, ना लता ना एल टी ए, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल टी ए हो जाएगी। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं -2q ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं q, और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं q। चलिए इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं क्या, x ले लेते हैं, इसके बीच की दूरी हम ले लेते हैं x ले लेते हैं। चलिए देखिए, तो हमें क्या बताना है, द्विध्रुव, द्विध्रुव हमें इसका परिणामी मान निकालना है, द्विध्रुव का परिणामी मान निकालना है। अगर हम यहाँ पर देखें, समझेगा, अगर हम यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर -2q है, तो द्विध्रुव की दिशा एक इधर होने वाली है माइनस से प्लस की ओर, और द्विध्रुव की दिशा एक इधर होने वाली है माइनस से प्लस की तरफ। ये द्विध्रुव, जैसे इसको हम द्विध्रुव मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं द्विध्रुव P2 ना। एक की दिशा ऊपर की तरफ है, एक की दिशा इधर बिल्कुल, एक की दिशा y अक्ष पर है, एक की दिशा x अक्ष पर है ना, एक की दिशा y अक्ष पर, एक की दिशा x अक्ष पर। अगर हम P1 का मान निकालें तो यहाँ पर देखिए -2q है ना, यहाँ पर हम देखें -2q है, तो -q, एक -q इधर कार्य करेगा, एक -q इधर कार्य करेगा ना, एक -q इधर कार्य करेगा, एक -q इधर कार्य करेगा। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ना बताया गया है कि द्विध्रुव का मान निकालने के लिए दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश परिमाण में यानी q, इनके बीच की दूरी क्या है, x है, तो x हो जाएगा ना, तो q इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार अगर हम देखें, तो इसी प्रकार हम देखें तो ये भी आ जाएगा, P2 बराबर क्या आ जाएगा, q इंटू x हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या गया बताओ, ये P1 का मान आ गया, ये P2 का मान आ गया। अच्छा, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से कितने कोण पर जुड़े हैं, 90 डिग्री के कोण पर जुड़े हैं ना। जब 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो इनका परिणामी मान निकालेंगे तो इनके बीच होकर जाएगा। इनका अगर परिणामी मान निकालेंगे तो इनके बीच होकर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर क्या आ जाएगा बताओ, कड़ी में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। आप परिणामी मान निकालने के लिए सदिश विश्लेषण में पढ़े हैं ना, बहुत काम का चैप्टर है। चलिए देखिए, P1 का मान क्या बताओ, Q इंटू एक्स हो जाएगा, Q इंटू एक्स का वर्ग प्लस P2 का वर्ग यानी कि Q इंटू एक्स का वर्ग हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो P बराबर आ जाएगा Q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर करड़ी में यहाँ पर 2 Q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो कड़ी से बाहर निकल जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू एक्स कड़ी में 2 ना, Q इंटू एक्स कड़ी में 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। या लिख सकते हैं कड़ी में 2 Q इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखें Q इंटू एक्स किसके बराबर है, तो आप देख सकते हैं Q इंटू एक्स P1 और P2 आपस में बराबर है, तो P1 बराबर P2 बराबर हम लिख देंगे P, P1 बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे P। तो अगर हम P लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू एक्स बराबर क्या है P, तो लिख सकते हैं। अच्छा, द्विध्रुव को हम P के बराबर हम लिख भी दिए हैं, तो मान लेते हैं इसको हम P1 या P2, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, P बराबर Q इंटू एक्स इंटू कड़ी में 2। तो ये हमारा देखिए, आप द्विध्रुव पर ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि P1 बराबर Q इंटू एक्स, P1 बराबर Q इंटू एक्स, क्योंकि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, केवल परिमाण न कि चिन्ह के साथ। तो Q इंटू क्या, दूरी इसके बीच कितनी है, x है दूरी ना, इनके बीच की दूरी क्या है, x ही है, तो Q इंटू एक्स। इसी प्रकार P2 बराबर Q इंटू एक्स कर सकते हैं, तो P1 बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना। तो परिणामी मान निकालेंगे तो परिणामी मान देख सकते हैं आप, इनके बीच 90 डिग्री कोण है, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो Q इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस Q इंटू एक्स का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं Q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें तो P बराबर कड़ी में 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कड़ी दो तो बाहर तो नहीं निकल पाएगा कड़ी से, तो Q इंटू एक्स निकलेगा, तो Q इंटू एक्स इंटू कड़ी में 2। समझ में आया? चलिए देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत, अभी तीव्रता ही चल रही है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ना, बिंदु आवेश करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता तीन जगह हम तीन प्रकार की तीव्रता पढ़ते हैं। नंबर 1 अच्छी स्थिति में, नंबर 2 निरक्षीय स्थिति में, नंबर 3 सामान्य बिंदु पर। नंबर 1 क्या है? अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। नंबर 2 निरक्षीय स्थिति में ना। नंबर 3 सामान्य बिंदु पर। क्या? सामान्य बिंदु पर ना। चलिए अच्छी स्थिति में ना, अच्छी स्थिति का मतलब यह है कि अगर हम द्विध्रुव को ऐसे लेते हैं किसी की अक्ष पर, चाहे इस साइड चाहे इस साइड। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि द्विध्रुव अगर हमारा ऐसे है तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ये हमारे निरक्ष बिंदु कहलाता है। क्या? निरक्ष बिंदु, यानी कि जो अक्ष पर बिंदु ना हो, यानी कि जो द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु ना हो, तो क्या हो जाएगा? निरक्ष हो जाएगा। सामान्य बिंदु का मतलब कि आप तीव्रता ऐसे पॉइंट पर आप निकाल लो जो कि हर एक पॉइंट के लिए, मतलब कि हर एक अक्ष के लिए काम करे ना। तो तीसरा हमारा क्या कहलाएगा? सामान्य बिंदु पर ना। यानी कि सामान्य बिंदु का मतलब यही कि आप ऐसे बिंदु पर आप निकालो तीव्रता जो कि हर एक स्थिति पर काम करे, यानी कि अच्छी स्थिति में भी काम करे, निरक्षीय स्थिति में भी काम करे, सामान्य बिंदु पर भी काम करे। बात समझ में? तो हर एक पॉइंट पर वर्क बने वैद्युत द्विध्रुव का, तो वो हमारा जनरल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जनरल पॉइंट हो जाएगा। तो पहला हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अच्छी स्थिति में। चलिए, तो पहला हेडिंग क्या है? अच्छी स्थिति में तीव्रता, अच्छी स्थिति पर तीव्रता। चलिए देखिए, चलिए देखिए, माइनस क्यू प्लस क्यू ले लेते हैं, बीच की दूरी हम ले लेते हैं 2l ना। माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी 2l। चलिए हमें अच्छी स्थिति में ज्ञात करना, कहाँ पर? अच्छी स्थिति में। ध्यान देना, हेडिंग क्या है? अच्छी स्थिति में ना। चलिए, तो अच्छी स्थिति में मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर ना, यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या? यम ले लेते हैं। यहीं पर हमें क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। ध्यान देना, हम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जानते हैं, लेकिन द्विध्रुव के कारण तीव्रता में पढ़ना है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र E = 1/4πε0, जो आवेश है Q बटे में r² ना। तो ये हमारा बिंदु आवेश के कारण तीव्रता था, लेकिन द्विध्रुव के कारण तीव्रता मतलब कि P के कारण तीव्रता में निकालना है ना। किसके कारण? P के कारण। तो यहाँ पर देखेंगे 2l है, और हमें यहाँ पर तीव्रता हमें ज्ञात करना है। अब हम द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l क्यों लिखते हैं, ये आप समझिएगा। अगर यहाँ पर हम यल लेते ना, और मीडियन पॉइंट हम यहाँ पर बना रहे हैं ना, मध्य बिंदु बना रहे हैं। देखो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर हम इस क्यू यानी कि इस बिंदु आवेश कारण यहाँ पर हम तीव्रता अगर हम ज्ञात करें, समझिएगा, बिंदु आवेश कारण अगर यहाँ पर हम तीव्रता ज्ञात करें, तो यहाँ से हम दूरी तो मान लेंगे ना, यहाँ से हम दूरी मान लेंगे ना, जो भी दूरी होगी हम मान लेते हैं। फिर यहाँ से ये जो दूरी होगी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। देखो 2l हो जाएगा, फिर ये x, तो 2l + x हो जाएगा ना, 2l + x हो जाएगा। हल करने में काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा हमें ना। आप वैसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ से ये दूरी क्या है? x मान लेंगे, यहाँ से ये दूरी, इस आवेश दूरी 2l दूरी है ही, x दूरी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो 2l + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2l + x हो जाएगा। बात समझ में? हल करेंगे बहुत ज्यादा गुणा भाग में समस्या आ जाएगी। अगर हम समझिएगा, अगर हम इसके मीडियन पॉइंट से, मध्य बिंदु से, अगर ये दूरी हम यल हो जाएगी, ये दूरी यल हो जाएगी, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी? समझिएगा, यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी? समझिएगा, हम मध्य बिंदु से इस दूरी को हम ले लेते हैं क्या?
मध्य बिंदु से इस दूरी को हम ले लेते हैं x या ले लेते हैं r। ठीक है, क्या ले लेते हैं r। चलिए देखिए r ले लेते हैं ना। अब यहां से देखिए ये दूरी r है मध्य बिंदु से। अगर हम इस आवेश से अगर दूरी की बात करें, समझिएगा इस आवेश, यहां से ये दूरी कितनी है, यहां से ये दूरी कितनी है, r है। तो देखिए r है यहां से ये दूरी, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ये दूरी यहां से घट गया तो बची कितनी दूरी, तो टोटल दूरी में से यल घटा है ना। टोटल दूरी में से क्या घटा है, यल घटा है। अगर टोटल दूरी में से यल घटा है ना, यहां से समझिएगा टोटल दूरी में से अगर यल घटा है तो ये दूरी अब हमारी बची जाएगी क्या, बताओ, यहां से हो जाएगा r माइनस यल। समझा ना। टोटल दूरी कितनी थी, r थी, यल दूरी हमारा घट गया, माइनस हो गया, क्योंकि यहां से दूरी हमने r माना है तो यल दूरी हमारा क्या हो गया, घट गया। बचा कितना, इतना, तो इतनी दूरी हमारी कितनी होगी ना, r दूरी थी, यल दूरी घट गया, बचा जो होगा वही दूरी होगा, तो r माइनस क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम माइनस क्यू से अगर हम बात करें, माइनस क्यू से ना, तो टोटल दूरी देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, r है, और यल दूरी बच रही है ना। यहां से ये दूरी कितनी है, r है, और यल दूरी हमारी बच रही है ना। जब यल दूरी हमारी बच रही है तो हम टोटल दूरी क्या हो जाएगा, बताओ, यहां से लेकर यहां तक यल प्लस r या r प्लस यल, तो यल प्लस r ही ले लेते हैं, यल प्लस r। ना चलिए चेक कर रहे थे कमरे में आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए L प्लस R हो गया। अब देखिए यहां से माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु m पर तीव्रता, फिर हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु m पर तीव्रता ना। तो यहां लिखेंगे पहले हम निकालेंगे कि प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु m पर तीव्रता। तो चलिए देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण ना बिंदु m पर तीव्रता ना, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु m पर तीव्रता। पहले हम बिंदुओं के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं ना। तो दोनों आवेशों का तीव्रता क्या आएगा, उनको हम उनके परिणामी के स्वरूप निकालेंगे तो एक द्विध्रुव कार्य तीव्रता कितनी होगी, निकल आएगी। तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु m पर तीव्रता कितनी होगी, हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश कारण तीव्रता जो होगी ना, चलिए देखो धनावेश से जो तीव्रता होती है दूर की तरफ होती है ना, तो इसके कारण तीव्रता हम मान लेते हैं E1 इस दिशा में ना, किस दिशा में, इस दिशा में। चलिए देखिए तो धनावेश के कारण बिंदु m पर तीव्रता हम E1 मान लेते हैं, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी Q ही है, परिमाण ही लिया जाएगा, दूरी कितनी है, और यहाँ से r माइनस यल, तो r माइनस यल का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 1। चलिए अब फिर हम माइनस क्यू आवेश के कारण लिख लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण ना, कारण बिंदु m पर तीव्रता, क्या, बिंदु m पर तीव्रता। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा, इसके कारण हम मान लेते हैं, अच्छा धनावेश के कारण तीव्रता उस दिशा में, तो ऋणावेश के कारण तीव्रता इस दिशा में ना। धनावेश के कारण तीव्रता इस दिशा में, तो ऋणावेश के कारण तीव्रता इस दिशा में होगा, क्योंकि ऋणावेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं उसी की ओर कार्यरत होती है ना, तो इसकी दिशा E2 इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ लेकर दूरी r प्लस यल है, तो r प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, समझ में आया। चलिए E1 इस दिशा में कार्यरत है, E2 इस दिशा में कार्यरत है। अब बताओ कि प्रभावी किसका है, E1 प्रभावी है कि E2 प्रभावी है। तीव्रता में E1 प्रभावी है कि E2 प्रभावी है, बताओ, तीव्रता E1 प्रभावी है कि E2 प्रभावी है, बताइए। यहाँ पर देखो दोनों का परिमाण समान है, क्योंकि द्विध्रुव में बताया गया है कि द्विध्रुव उसी को कहते हैं कि जो परिमाण सेम हो और बीच की दूरी अल्प हो ना, दोनों आवेशों में परिमाण सेम हो और प्रकृति उसकी अलग अलग हो ना, परिमाण सेम है। अगर परिमाण सेम है ना, अगर परिमाण सेम है दोनों का ना, दोनों का अगर परिमाण सेम है तो कहीं ना कहीं दोनों अगर सेम दूरी पर रहते ना, दोनों बराबर दूरी पर रहते, बात समझ।
अगर दोनों बराबर दूरी पर रहते तो जो प्रभाव दर्शाते उस पर, बस समझ, जो प्रभाव उस बिंदु पर दर्शाते वो प्रभाव कितना दर्शाते बताओ, सेम दर्शाते ना, दोनों प्रभाव क्या दर्शाते, सेम दर्शाते ना। तो हमें जो बिंदु मिलता उदासीन बिंदु मिलता, क्योंकि धनावेश से दूर होता, ऋणावेश उसकी तरफ होता, बस समझ। लेकिन दोनों तो समान दूरी पर नहीं, एक ज्यादा दूरी पर है, एक कम दूरी पर है, तो स्पष्ट है कि इस आवेश कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वो अधिक होगी, और इस कारण के कारण इसका जो तीव्रता होगी कम होगी इसकी तुलना में। तो E1 ग्रेटर क्या होगा, E2 होगा ना। तो हम कह सकते हैं परिणामी तीव्रता क्या होगा बताओ, परिणामी तीव्रता क्या होगा न निकालने के लिए क्या होगा, E1 ग्रेटर E2 होगा। मतलब E1 का मान क्या होगा, अधिक होगा E2 के मान से ना। E1 का मान क्या होगा, अधिक होगा E2 के मान से। जब E1 का मान अधिक होगा E2 से, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप देखिए E1 में से हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए E1 में से E2 हम घटाएंगे, तो हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E1 माइनस E2। बोलो इतना समझ में आ गया है। अब देखिए E1 का जो मान है ना, कितना है बताओ E1 का मान यहाँ पर, तो 1/4πε0 क्यू बट्टे में R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बट्टे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आ गए हैं। अच्छा जो सेम है उसको निकाल लो बाहर, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यू बट्टा में 4πε0 बाहर हो जाएगा, और 1/, में बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर -1/, में R प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो इतना समझ में, R प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्यू बटा 4πε0, यहाँ पर देखिए R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, बटे में यहाँ पर देखिए R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप देखिए अब नीचे क्या लिख रहे हैं, R प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू R माइनस एल का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं R प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बिल्कुल बीजगणित की तरह। इतना आप देख लीजिए ना, नोट कर लीजिए इतना आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम क्या करने वाले बताओ, इधर मिटाएं, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पर देखिए E इक्वल टू क्यू बट्टे में 4πε0 ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। देखो इसको तोड़ेंगे प्लस बी का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे माइनस बी का स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL ना, ये आर है। चलिए देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, बटन में क्या होगा हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये देखो कट जाएगा हमारा 2RL 4RL क्यू बटा 4πε0 क्या जाएगा 4RL ना। चलिए अच्छा आप यहां पर समझिएगा, जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं बताओ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पहले बताओ लिखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर समझिएगा इसको a प्लस बी माने, इसको a माइनस बी माने, समझिएगा अगर हम इसको a प्लस बी माने ना, इसको हम a माइनस बी माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये पावर हमारा जैसे ये पावर है, बात समझिए पावर है, दोनों का पावर यहाँ पर क्या स्क्वायर है ही है, बात समझ। अगर हमें आर प्लस एल आर माइनस एल यहाँ पर है तो इसको हम क्या ले सकते हैं बताओ, क्या ले सकते हैं, इसको हम समझाने के लिए आपको देखिए अगर हम आर प्लस एल का होल स्क्वायर अगर ऐसे लिखे, समझिएगा आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल, इसको अगर हम लिखे आर माइनस एल इंटू आर माइनस एल, समझिएगा इसको अगर इसके साथ लिखे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर होगा ना, इसको हम इसके साथ लिखे तब क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा ना, पावर एक सेम है तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, पहले बताओ ना, आर प्लस एल आर माइनस एल, तो
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस एल आर माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो इतना समझ में आगे नहीं, हम आपको बिल्कुल सरल शब्दों में लेकर चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो वही चीज देखो, अगर मैं इसी को हम डायरेक्टली लिखते हैं ऐसे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो कंफ्यूज कुछ लोगों को हो जाता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बात समझ में, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आर प्लस एल को होल स्क्वायर को मैं इस दो शब्दों में तोड़ दिया, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हो, घातांक का नियम है ना, घातांक का नियम है। तो इस प्रकार मैंने इसको लिख दिया, इस प्रकार मैंने इसको लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला इसके साथ ले लिया, ये वाला इसके साथ ले लिया, बन गया हमारा ना। चलिए आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, मैंने बताया था कि जो द्विध्रुव होते हैं ना, जो द्विध्रुव होते हैं उनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है, बात समझ, बहुत कम दूरी होती है। ये दूरियां देखा जाए तो लगभग एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में होती है। द्विध्रुव के बीच की जो दूरियां होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरियां एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में होती है। अगर हम लिखें नैनोमीटर में, अगर लिखें मान लो ना, जैसे एंगस्ट्रॉम में 10⁻10, अगर 10⁻10 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻20, बताओ स्क्वायर करने पर ये दूरी घट गई कि बढ़ गई, घट गई, ये दूरी घट गई या बढ़ गई, घट गई ना। तो अगर यल उसी में है, अगर यल, क्योंकि 2l बराबर मैंने बताया 10⁻10 मीटर, 10⁻20 मीटर जो वर्क करके मैंने बताया, ये 2l के बराबर लिखा। अगर मैं 2l की जगह अगर ये लिखेंगे तो दूरी और कम हो जाएगी ना, दूरी और कम हो जाएगी। जब दूरी और कम हो जाएगी, बस मैं फिगर आप पहले से बनाए होंगे, शुरू में आप देख सकते हैं, जब मैं फिगर बना रहा था वहां पर आप देख सकते हैं, आपको फिगर अच्छे समझ में आएगा, बस समझ में। तो वहां पर आप दूरी देख सकते हैं कि जब यल करेंगे और छोटा हो जाएगा, ओवर करेंगे और छोटा हो जाएगा ना। और आर जो है, आर यल की तुलना में बहुत बड़ी दूरी है। आर का अगर स्क्वायर करेंगे, अगर आर का जब स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो 1 मीटर या 2 मीटर है, जो भी है 2 मीटर है तो 2 का वर्ग 4 मीटर, यानी कि वर्क करने पर आर और बढ़ जा रहा है और यल का वर्क करने पर और घट जा रहा है। जब घट जा रहा है तो बहुत बड़ी दूरी में बहुत सूक्ष्म दूरी अगर हम घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ। अगर स्क्वायर करेंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा ना। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर नगण्य है ना, आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर नगण्य है, बात समझ में। ये कंपेरिजन हम आपको बता रहे हैं, एक तुलनात्मक हम तरीका को बता रहे हैं, बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि यल स्क्वायर ना लेस देन यल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं यल लेस देन ना, यल लेस देन आर लिख सकते हैं ना। तो आप कह सकते हैं यल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर की तुलना में ना। तो यहाँ पर ऐसे बुकों में इस प्रकार दिया रहता है ना, यल बहुत छोटा है आर की तुलना में ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जब छोटा है तो इसको हम नगण्य यानी कि हटा देंगे, शून्य मान लेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 4RL बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। तो यहाँ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू Q इंटू 4RL बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, आर के पावर 4। तो ये आर सी आर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू Q इंटू 4RL बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना इंटू आर से आर जब कट गया है तो ये आर नहीं रह जाएगा, तो आ जाएगा आर का क्यूब। चलिए अब इस 4L को हम लिख सकते हैं Q इंटू 2 इंटू 2L बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2L इंटू क्यू है, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा ना यहाँ पर 2 और यहाँ पर P बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब ना, आर का क्यूब। चलिए आया है। चलिए तो अभी हमने क्या देखा कि अच्छी स्थिति में ना, अच्छी स्थिति में द्विध्रुव, अब देखो द्विध्रुव का कारण तीव्रता आ गई, यानी P के कारण तीव्रता E न द्विध्रुव के कारण तीव्रता आ गई
ना, द्विध्रुव के कारण तीव्रता आ गई। अब हेडिंग हम डालेंगे दूसरा वाला, क्या है, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में बहुत लंबी वीडियो हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी स्थिति में आपने देखा, कल हम निरक्षीय स्थिति में डिस्कस करेंगे ना, ये आप ध्यान रखिएगा। 2p/4πε0 इंटू r का क्यूब।